कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। निजी कंपनी और किसानों के साझा प्रयास से हो रहा है बीज उत्पादन। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ लाख खेती के विकास के लिए बैठक किया। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के किसान की आर्थिक प्रगति के लिए एडवेंटा हाइब्रिड बीज कंपनी और किसानों के बीच एक समझौता किया गया, जिसके तहत किसान विभिन्न फसलों का बीज उत्पादन कर 6,000 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उस कंपनी को बेचेंगे। इस संबंध में कृषि विशेषज्ञ बताते हैं, संकर बीज का उत्पादन दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में निजी कंपनियों द्वारा ठेके पर कराया जाता था, लेकिन यहाँ के किसानों को हम लोग पलांडू में प्रशिक्षण हम लोगों ने दिया। इनको संकर बीज उत्पादन की तकनीकी जब ज्ञान इनको हो गया तो एडवेंटा हाइब्रिड सीड कंपनी ने यहाँ पे आकर के किसानों के साथ समझौता करके और उन्होंने एडवेंटा कंपनी अपना संकर बीज का उत्पादन इन किसानों के सहयोग से यहाँ पे करा रही है। और इन किसानों से जो बीज पैदा होगा वो लोग 6,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बाई बैक कर लेंगे। पिछले दिनों प्रोजेक्ट भवन में राज्य के मुख्य सचिव श्री R.S. शर्मा ने लाख खेती के विकास से संबंधित विषय पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव ने राज्य में चल रही पायलट परियोजनाओं के मूल्यांकन पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस क्षेत्र में सफलता के लिए उचित एवं व्यवहारिक इकोसिस्टम की जरूरत है। इससे लाभ का उचित हिस्सा सभी स्टॉक होल्डरों को मिलेगा। ठंड के मौसम में किसी भी फसल में लाही कीट लगने का खतरा ज्यादा रहता है। इस कीट की रोकथाम के लिए किसान इमिडाक्लोप्रिड या मिथाइल डिमेटोन अथवा इंडोक्सकार्फ नामक दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करे। किसान भाई, अभी लाही का प्रकोप हर जगह है, खास करके सब्जियों में भी लाही का प्रकोप देखा जा रहा है। सरसों में है, सीम में है, तो खाने वाले जितने भी सब्जियों में है लाही के प्रकोप से बचने के लिए एक तो नीम से बना हुआ कीटनाशक का प्रयोग करें। बाजार में जो भी नीम से बना दवा मिलता है 1 लीटर में 5 ml का घोल बना के छिड़काव करें। और दूसरा रासायनिक कीटनाशक में इमिडाक्लोप्रिड दवा 10 लीटर पानी में 7 मिलीलीटर का घोल बना करके छिड़काव करना काफ़ी लाभकारी होता है। राज्य के किसान अगर सब्जी फसल झाड़ीदार बोदी की खेती करने जा रहे हैं तो इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए स्वर्ण मुकुट HACP 44, अर्का गरिमा, काशी श्यामल या NBCP 13 नामक उन्नत प्रभेद का चयन कर सकते हैं। किसान भाई झाड़ीदार बोदी की फसल लगाने में कतारों के बीच 2 फीट और पौधों के बीच 1 फीट की दूरी रखें। इस फसल से अच्छी उपज पाने के लिए जिन उन्नत प्रभेदों का चयन करना है उस संबंध में कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाई को मैं बता दूं, जो झाड़ीदार बोदी का खेती करने जा रहा है जो किसान अभी जब इस महीने का अंत में और फरवरी के पहला हफ्ता में, तो उस समय जो उन्नत प्रजाति का जो खेती करना है वो हमारे इस केंद्र से जो नई किस्म का विकास हुआ है वो है स्वर्ण मुकुट। ये एक झाड़ीदार किस्म है जिसका उपज क्षमता करीब 120 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है। बहुत ही आगे की किस्म है, केवल 45 दिन में 1.5 महीने में फल का तुड़ाई शुरू हो जाती है। और इसके अलावा और भी एक किस्म है जो है HACP 44। ये दोनों किस्म का बीज हमारे इस केंद्र पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार में जैसे अर्का गरिमा है, NDCP 13 है और काशी श्यामल है, ये सब का भी किसान भाई बाज़ार में प्राप्त करके खेती कर सकते हैं। और खेती जब बुआई करेंगे किसान भाई दूरी का ज़रूर ध्यान में रखें। तो दूरी के लिए जो ये झाड़ीदार किस्म का लाइन से लाइन की दूरी हम 2 फीट रखेंगे
और पौधा से पौधा की दूरी हम 1 फीट रखेंगे। वर्मी टेट्राबेड उस कृषि उपकरण का नाम है जो केचुआ खाद बनाने के काम में आता है। ये प्लास्टिक का बना चौकोर होजनुमा संरचना होता है जिसमें गोबर, मिट्टी, केचुआ सहित अन्य आवश्यक सामग्री डालकर वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद बनाया जाता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपये से 2050 रुपये, चावल मध्यम 2400 रुपये से 2550 रुपये, चावल उत्तम 3450 रुपये से 3850 रुपये, गेहूँ 1700 रुपये से 1800 रुपये, चना 3400 रुपये से 3500 रुपये, दाल अरहर 5500 रुपये से 6400 रुपये, दाल मसूर 4500 रुपये से 5200 रुपये, दाल चना 3800 रुपये से 4000 रुपये, सरसों तेल 8850 रुपये से 9200 रुपये, चीनी 3000 रुपये से 3100 रुपये, आलू 700 रुपये से 800 रुपये और प्याज 900 रुपये से 1000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद सब किसान भाई बहन का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आगे कई सारी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी लेकर के आए हैं। वो जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद आप सबों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो हाँ बोलिए केतकी भाजी, तब क्या जानकारी दीजिएगा? आज हम किसान भाई बहनों को जानकारी दिलवाएंगे सरसों एवं राई में समसाई कृषि तकनीक के बारे में। ओ माने कि जो अभी समय के हिसाब से का जरूरी है, हाँ। का नहीं, का करना चाहिए, जो नया नया तकनीक जो आया है राई, सरसों, तिलहनी फसल का, उसके बारे में। बिल्कुल। तो जानकारी कौन दे रहे हैं? जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार।
आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण कुमार सर, जो कि कन्या वैज्ञानिक हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि सरसों और राई के सामयिक की देखभाल कैसे करेंगे। सर से जानेंगे कि सर अभी फल और पत्तियां आ चुकी हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उनकी देखभाल कैसे करेंगे। अभी देख रहे हैं कि किसान भाइयों के खेतों में सरसों की फसल खड़ी है और इस फसल में अभी फ्लावरिंग आ रहा है, यानी फ्लावरिंग स्टेज में है। ऐसे परिस्थिति में ये जो स्टेज है सरसों और राई के फसल का बड़ा ही क्रिटिकल स्टेज है, जिसमें जो कि जिस समय की काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है किसानों को। अगर इस समय किसान भाई अगर नेगलेक्ट करेंगे अपने फसल को तो उनको काफ़ी उपज पे काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वैसे अमूमन झारखंड में सरसों की खेती रेनफेड होती है, ये वर्षाश्रित है, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास एक पानी की भी सुविधा है तो वो इस समय ये काफ़ी क्रिटिकल स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज, फूल आने की स्थिति, तो ऐसे समय में उस पानी का इस्तेमाल अवश्य करें, जिससे कि पौधों में पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन अच्छा से होगा और फलियां ज़्यादा बनेंगी और उससे उपज उनका अधिक होगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि इस समय पौधों में नाइट्रोजन सप्लीमेंट या जो इवेपोरेशन, जो ट्रांसपिरेशन होता है पौधों के पत्तियों से, वो चूँकि टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे तो ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम किसान भाई चूँकि ये रेनफेड एग्रीकल्चर करते हैं, पानी के अभाव है उनके पास, तो उनको चाहिए कि उनके फसल से पानी का नुकसान या ट्रांसपिरेशन उनके फसलों से कम हो। ऐसी परिस्थिति में एग्रोकेमिकल्स कुछ है, जैसे कि KMNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव वो 0.1% यानी 1 मिलीलीटर या 1 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 1 लीटर पानी में डालकर उसका घोल बनाकर उसकी छिड़काव करें। साथ साथ चूँकि ये घोल पत्तियों से चिपके रहें तो इसके लिए वो साबुन का घोल या सर्फ का घोल बना करके उसमें मिला लें और तब उसकी छिड़काव करें, जिससे कि क्या होता है कि वो वाटर लॉस कम होता है उनके फसल से, जिससे कि उपज अच्छा होगा उनका। तो ये है। दूसरी बात कि नाइट्रोजन सप्लीमेंट उनके पौधों को चाहिए। नाइट्रोजन सप्लीमेंट के लिए थायो यूरिया जो है, थायो यूरिया का 0.1% का घोल यानी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके अगर वो अपने खड़ी फसल में छिड़काव करें तो इससे फ्लावर ड्रॉप कम होगा और साथ साथ उनके खड़ी फसल को नाइट्रोजन का सप्लीमेंट मिलेगा, जिससे कि उपज उनकी बढ़ सकती है। सर तो अभी फूल आ चुके, फलियां भी लग चुकी है, तो इसमें कीट पर नियंत्रण कैसे करेंगे। नहीं, ये जो समय है, ये पिछले हफ्ते आपने देखा है कि थोड़ा क्लाउडी वेदर था, टेम्परेचर भी कम था। इस समय रोग एवं कीड़े का प्रकोप ज़्यादा होता है और इससे बचाव के लिए उनको उचित दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ साथ दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि चूँकि ये फ्लावरिंग का स्टेज है, आप देख रहे हैं किसानों के खेत में ये सरसों की खड़ी फसल में फ्लावर आ चुके हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो भी किसान भाई लेट सोइंग किए हैं उनके फसल में, उनकी फसल जो है फ्लावरिंग स्टेज में है और उनको ये सलाह दी जाती है कोई भी इंटर कल्चर ऑपरेशन या निकाई गुड़ाई का काम अपने खेतों में न करें, जिससे कि निकाई गुड़ाई करने से आप देखेंगे कि फ्लावर ड्रॉप ज़्यादा होता है। ज़्यादा होगा जब फ्लावर ड्रॉप तो उनमें फलियाँ कम बनेंगी, जिससे कि उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो उनको ये सलाह दी जाती है कोई भी इंटर कल्चर ऑपरेशन या जो निकाई गुड़ाई का काम है वो फ्लावरिंग स्टेज में अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पिछले दिनों हम लोगों ने ऑब्जर्व किया पूरे झारखंड प्रदेश में कि क्लाउडी वेदर था, टेम्परेचर कम था, ऐसे परिस्थिति में खड़ी फसल में पाला लगने का डर होता है या लो टेम्परेचर से उनको नुकसान पहुँच सकता है। इससे बचने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी खड़ी फसल में सिंचाई जरूर करें। सिंचाई करने से क्या होगा कि लोअर टेम्परेचर जो है वो पौधे के आसपास का जो टेम्परेचर है वो उस पर पाला का प्रभाव कम पड़ेगा, वो टेम्परेचर थोड़ा राइज हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई के खेतों के आसपास का जो भी कूड़ा कचरा है वो अपने फसल के बाहर यानी किनारे में, फसल फील्ड के किनारे में उसको जगह जगह जलाएं, जिससे कि धुआं होगा। धुआं होने से भी टेम्परेचर उसके फसल के आसपास का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, जिससे कि पाला
का प्रभाव उनके फसल पे नहीं पड़ेगा। तो इन सब बातों का ख्याल करने से किसान भाई अपने खड़ी फसल को, सरसों की खड़ी फसल को एडवर्स सिचुएशन से, मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से अपने फसल को बचा सकते हैं। दूसरी बात कि सिंचाई का ख्याल रखें, वो फ्लावरिंग स्टेज में सिंचाई जरूर करें जिससे कि उनको अच्छी से अच्छी पैदावार मिल सके। सर, तो आप हमें किसान भाइयों और बहनों को बताएं कि सर खरपतवार पर नियंत्रण कैसे प्राप्त करेंगे? खरपतवार पे नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये स्टेज उनका क्रॉस कर चुका है, क्योंकि फसल फ्लावरिंग स्टेज में आ चुका है। खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए बुआई के 20 से 25 दिन के अंतर पर उसकी निकाई गुड़ाई करते हैं और हैंड वीडिंग करते हैं, जिससे कि निकाई गुड़ाई करने से बहुत सारे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। तो ये उचित समय उनको है बुआई के 20 से 25 दिनों के डिफरेंस के बाद खरपतवार नियंत्रण। अभी खरपतवार नियंत्रण करने का समय उनका क्रॉस कर चुका है। किसान भाइयों और बहनों, आप लोगों ने देखा कि हमारे डॉक्टर अरुण कुमार सर वैज्ञानिक हम लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दिए। आशा है कि आप लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। वाह रे बाबा, जानकारी तो बहुत बढ़िया था। जो तिलहनी फसल है राई सरसों का, उसके बारे में तो हम लोग जानकारी ले लिए, लेकिन और एगो खेती बाड़ी का ही तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं समेकित कृषि प्रणाली। इसके अंतर्गत ढेर खेती बाड़ी से जुड़ी हुई, उस पर आश्रित ढेर सारे काम उसमें जुड़े होते हैं, जैसे मुर्गी पालन, बतख पालन, गौ पालन और खाद भी तैयार करना। ये सबको मिला जुला को हम लोग बोलते हैं समेकित कृषि प्रणाली। तो इस कृषि प्रणाली से किसानों को कितना लाभ होगा, कैसे लाभ होगा, कैसे हम इस काम को करें, इस विषय में हम जानकारी आपको दिलवाएंगे अपने विशेषज्ञ से। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर BK झा। आज हम ICR के रिसर्च सेंटर प्लांडो में मौजूद है और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं कि समेकित कृषि प्रणाली है क्या। इसके लिए हमारे साथ हैं वरीय विशेषज्ञ श्री BK झा जी। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये समेकित कृषि प्रणाली है क्या? समेकित कृषि प्रणाली जैसी चर्चा हो रही है कि समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें कि जो आप भूखंड का चुनाव करते हैं, तो उसमें जैसे कि आप 1 एकड़ का लेते हैं या 1 हेक्टेयर का लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप की जो समेकित कृषि प्रणाली है उसमें सभी तरह के फसलों का समायोजन करते हैं। जैसे कि आपकी अनाज वर्गीय सब्जी हो गई, अनाज वर्गीय फसलें हो गई, या फिर आपकी उद्यानिकी सब्जियाँ हो गई, फिर फल फूल के आपके बगीचे हो गए, साथ में दलहनी हो गई, तिलहनी हो गई। और जैसे इसमें आप पशुधन को भी आप रखते हैं, तो पशुधन के लिए चारा के लिए आपके होनी चाहिए। जैसे कि हमारा जनरली देखा गया है कि हमारी जो खासकर झारखंड में कि जो हमारी खेतें हैं वो कहीं उसकी एक बनी हुई रहती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जैसे अगर निचला भूभाग का क्षेत्र है तो उसमें आप तालाब का भी निर्माण कर सकते हैं, और उस तालाब में जो बरसात की पानी होती है उसको भी इकट्ठा कर सकते हैं, और साथ में क्या है उसमें आप मछली पालन कर सकते हैं। और खास दो तालाब की जो उसकी जो बैंकमेंट होती है तो उसमें आप फलदार वृक्षों को भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से, या फिर जो जैसे कि आपकी अगर चारों तरफ की बॉर्डर हो तो उसमें आप जैसे चारे के लिए भी आप उसमें जो आती हैं सुब बबुल वगैरह आती हैं, या लाह की खेती करना चाहते हैं तो बॉर्डर में फ्लेमिंजिया सेमिलाता जो है उसकी आप प्लांटेशन कर दें, या फिर टेफ्रोशिया आती है तो उसको आप लगा दें। तो इस तरह से वो बायोमास का भी काम करता है और साथ में जो है मवेशियों का चारा का भी काम करता है। तो इस तरीके से समेकित कृषि प्रणाली में हम सभी तरह के फसलों का समायोजन करते हैं, और इससे क्या होता है हमें कि आप हर तरह के जो फसलों की उत्पादन करते हैं तो आप उसकी पोषाहार आप लेते भी हैं, और साथ में जैसे कि मवेशी हैं तो उसके जो बाई प्रोडक्ट होती हैं जैसे गोबर हैं तो वो आप उसको अपने खेती में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये समेकित कृषि के ये हमारे फ़ायदे होते हैं। कैसे की जाए समेकित खेती? जैसे कि किसान भाइयों, आप समेकित कृषि प्रणाली से जुड़ना चाहते हैं तो समेकित कृषि प्रणाली में जैसे आप तो यह निर्धारित करें कि आप कितने क्षेत्रफल में इसको लेना चाहते हैं। आप 1 एकड़ में लेना चाहते हैं या 1 हेक्टेयर में लेना चाहते हैं, और साथ में आप इसमें बिल्कुल करें कि इसमें जो हमारी मुनाफे की दृष्टिकोण होती है वो प्रति वर्ग मीटर हम ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सकें। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आप सब्जियों की अब बाज़ार में उपलब्धता आपके पास है और बाज़ार में बेचने की आपकी कोई समस्या नहीं है, तो आप सब्जियों को आप ज़्यादा प्रावधान कर सकते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर क्षेत्रफल आप सब्जियों करें। और साथ में जैसे कि आप अनाजीय जो आप की वार्षिक आवश्यकता होती है तो वो आप अनाजीय फसलों की प्रावधान रखें, और साथ में जैसे बगीचे का स्थापना करें, आम है, अमरूद है, जो बौने किस्म के हैं उसको आप लगा सकते हैं। फिर जैसे दलहनी है, तिलहनी है, तो इस तरह से आप ये चारा के लिए जैसे
जैसे सौरगम है, तो इन सभी चीज़ों का आप समायोजन करें। और ख़ासकर जैसे आप खेतों में बंड बनाते हैं तो बंड पे भी जैसे कि सूडान ग्रास आती है तो उसको आप लगाएं, ताकि वो जल का संरक्षण भी करेगी और भू संरक्षण भी करेगी और साथ में मवेशियों के लिए अतिरिक्त आपको चारा भी उपलब्ध होगी। तो इस तरीके से आप आवश्यकता के अनुसार जो है फसलों का चयन करें जो आपके क्षेत्रफल में, जो आपके क्षेत्र में प्रचलित है और उसकी बाजार व्यवस्था अच्छी है। तो इस तरह से आप जो है उसमें फसलों का चुनाव जो है अपने क्षेत्रफल के अनुसार से करें। और जैसे कि आप मछली पालन करना चाहते हैं या मुर्गी पालन करना चाहते हैं या बत्तख पालन करना चाहते हैं या गौ पालन कर रहे हैं या आप मशरूम की खेती करना चाह रहे हैं, तो ये सभी ऐसे हैं जो वैकल्पिक आए हैं, तो उनकी आपके पास तकनीकी जानकारी है तो उसको भी आप प्रारंभ कर सकते हैं समेकित कृषि प्रणाली में। डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कि सर इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जैसे कि चर्चा हो रही है समेकित कृषि प्रणाली में बहुत आपको किसान भाइयों आपको फ़ायदा है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें आप जो विभिन्न तरह के फसलों की जो आप खेती करते हैं तो उससे आपकी पोषण जो आपकी पोषाहार होती है वो आपको भरपूर मात्रा में मिलती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप अन्य तरह के जो उत्पादन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको स्रोत का जो साधन है वो अन्य फसलों से, उसमें कोई फसल अगर नुकसान नहीं आपको उपज आ पाया तो दूसरी फसल से आपको संभावना रहती है। तीसरी बात इसमें यह होती है कि आपको इसमें रोजगार सृजन का मौका मिलता है। किसान भाई ऐसे भी जब उनके पास काम नहीं रहता है तो पलायन कर जाते हैं, तो इसमें ऐसी व्यवस्था होती है कि इसमें आपको चूँकि कृषि से वैकल्पिक आय से आप जुड़े हुए हैं तो आपको इसमें रोज़गार भी सृजित होता है। जैसे कि आप मान के चलें कि आप इसमें गौ पालन कर रहे हैं, वो व्यक्ति गौ पालन के साथ साथ जो है मुर्गी पालन कर रहा है, उसी में मुर्गी पालन के साथ साथ वो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप जितने बड़े क्षेत्रफल में इसको कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके पास रोज़गार भी सृजित हो रहा है। और जैसा मैंने चर्चा किया वैकल्पिक आय के लिए, तो वैकल्पिक आय का भी आपके चूँकि जितने चीज़ों को आप जोड़ना चाह रहे हैं, और चूँकि इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि आप अगर मछली पालन भी कर रहे हैं तो जैसे कि आपका जैसे आप तिलहनी फसल आप लगाए हैं तो तिलहनी फसल की जो उसकी जो केक आती है, ऑयल केक जो सरसों है या आपका नेपियर है या सूरजमुखी जो भी आप कर रहे हैं तो वो आप उसको मछली के भोजन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको बाज़ार से नहीं खरीदनी पड़ती है। और उसके फ़ायदे क्या होते हैं, जैसे कि आप गौ पालन कर रहे हैं तो उससे जो आपको गोबर की खाद मिल रही है, जो आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं तो वो आप पुनः अपने खेतों में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है क्या कि किसान भाई आप जैसे कि आप कर रहे हैं, आप गोबर की सड़ी हुई खाद जो है अपने खेतों में नहीं डाल पाते हैं, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी का स्वास्थ्य जो होता है वो बिगड़ता है। जब आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का खुद उत्पादन करते हैं और इसको आप अपने खेतों में डालते हैं तो आपकी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो नियंत्रित रहती है और उसमें बढ़ोतरी होती है, जो ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं। तो मिट्टी में उसके पोषक तत्व की और साथ में एनपीके जो भी है, आप जो एफआईएम का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ती है, उसकी पोषक जो पौष्टिकता है मिट्टी की वो बढ़ती है। तो इस तरह से आपको मतलब बहुयामी फायदे जो हैं जो हम समेकित कृषि प्रणाली में आय के साथ साथ आपको इसमें प्राप्त होते हैं। डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सर इसके झारखंड में कितनी संभावनाएं हैं इसी कृषि की? जैसा कि अभी चर्चा हो रही है, समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि आपको बहुत फ़ायदे हैं। तो खासकर झारखंड के परिवेश में आपके पास जहाँ इस तरह से पठारीनुमा क्षेत्र हैं और उसमें आप जैसे कि इसमें सभी चीज़ों का आप जो जैसे जल का संरक्षण करते हैं तो वो जल संरक्षण आप मछली पालन में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास जो विभिन्न, चूँकि यहाँ के में सब्जियों की अच्छी पैदावार हो सकती है, इसमें आपके फलों के अच्छे बगीचे लग सकते हैं। साथ में जो भी मैं चर्चा कर रहा हूँ तिलहनी है या अनाज वर्गीय सब्जी, अनाज वर्गीय फसलें या उद्यान की सब्जियां हैं या फिर आपकी जो लाह उत्पादन के लिए फ्लेमिंजिया है, तो इन सभी चीज़ों का अगर आप समायोजन करते हैं तो निश्चित तौर पे झारखंड के परिवेश में आपके जैसे जो न्यूट्रिशन की कमी कहते हैं तो वो पूर्ति होती है। और साथ में विभिन्न तरह के फसलों का जो आप उत्पादन करते हैं तो निश्चित तौर पे इससे आपकी आय भी बढ़ती है। तो इस तरह से आप अगर समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो किसान भाई आप ज़्यादा खुशहाल रहेंगे और आपकी इसमें रोज़गार भी सृजित होगी, आय भी की भी बढ़ोतरी होगी, आपकी ज़मीन की स्वास्थ्य भी अच्छी रहेगी, आपकी उपज भी बढ़ोतरी होगी। तो तमाम फ़ायदे हैं झारखंड के परिवेश में समेकित कृषि प्रणाली का, उसका आप अनुसरण करने में किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी जानकारी हमारे किसान भाइयों को आपने इसके ऊपर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार। तो भाई जानकारी तो वाकई बहुत बढ़िया थी, हमारे बहुत बढ़िया जानकारी तो एकदम एक नंबर का जानकारी रहा। लेकिन केतकी भाजी बात ऐसा है कि जानकारी का सिलसिला चलता रहेगा। हम अगले अंक में लेकर के फिर से हाजिर होंगे, बहुत सारी जानकारियाँ। लेकिन उससे पहले आप कागज़ कलम उठाइए, लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001।
पता तो आपने नोट कर ही लिया है, लेकिन कृषि संबंधी समस्या अगर आपके पास हो या सुझाव देना हो तो हमें खत अवश्य लिखिएगा। अभी मंगरा हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।